हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुशवाहा कैरी ऑन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, हड़प्पा संस्कृति और सिंधु सभ्यता और जो हमारे 4 वेद होते हैं, उनके बारे में कुछ हमने महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 2 है, इतिहास का जो दूसरा दिन है, उसमें जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है टॉपिक हमारे आर्यों का आगमन तथा ऋग्वैदिक काल। पहला, आर्य का निवास स्थल क्या था? आर्य कहाँ से आए थे? कहाँ बसे? पूरा उनका कल्चर कैसा था? उनकी संस्कृति कैसी थी? राज्य व्यवस्था कैसी थी? उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे उत्तर वैदिक काल की। ठीक है? उत्तर वैदिक काल का मतलब जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल के बाद हमारा उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जनपद तथा उनकी राजधानियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 16 जनपद हैं, उनके नाम और उनकी राजधानियाँ, बस इसके बारे में केवल इतना ही देखेंगे। जो ज़्यादा हम फ़ोकस करेंगे वो हैं ये 2 टॉपिक, आर्यों का आगमन तथा ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक अवस्था, जिसमें राज्य और वर्ल्ड व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक की बात करते हैं वो करते हैं आर्यों का आगमन तथा ऋग्वैदिक काल। आर्यों का आगमन था ऋग्वैदिक काल। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आर्यों का जो प्रमुख जो निवास स्थल था, जो आर्य लोग जहाँ रहते थे पहले, वहां की बात करते हैं तो ये पहला टॉपिक आएगा निवास स्थल। जो निवास था उनका वो कहाँ था? निवास की बात करें तो जो निवास था इनका ये था आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। आल्प्स, ठीक है, आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में, आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में। अब ये कहां पर है? आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में। ये पड़ता था यूरोप में, यूरोप में पड़ता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? इस पूरे क्षेत्र को हम क्या देते थे? यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक है। तो निवास स्थल जो आर्य लोग यहाँ से आए थे सबसे पहले वो रहते थे कहां पर? आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में, जिसको हम यूरेशिया कह देते हैं, ये यूरोप में पड़ता है। अब बात करते हैं जो आर्य लोग जो भाषा बोलते थे वो बोलते थे हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा। मतलब इसमें हिंदुस्तान की भी भाषा आ जाती है और यूरोपीय परिवार की भी भाषा, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो, जो कि हमें आज भी ईरान, यूरोप और भारतीय उपमहादेश के में पाई जाती है। मतलब यहाँ पे भी उसका साक्ष्य मिले हैं। मतलब साक्ष्य क्या है हमारे अंदर? यही है। तो इसकी जो भाषा है वो है हिंदी यूरोपीय परिवार, हिंद यूरोपीय परिवार, हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब जो अगला जो हम बात करेंगे वो करेंगे इनका काम क्या था, मतलब इनका धंधा क्या है। तो मेनली इनका जो धंधा था, मुख्य जो धंधा था वो था पशुचारक। ये केवल पशुओं को चराते थे और उनसे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, मुख्य काम इनका यही था। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कृषि के बारे में नहीं जानते, ये कृषि के बारे में जानते थे, लेकिन उसका उपयोग जो करते थे वो केवल मात्र चारा पैदा करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं जो कृषि का जो काम था वो केवल गौड़ था। तो कृषि का जो काम था, मुख्य धंधा लिख देता हूँ पहले, पशुचारक, और यहाँ लिख देता हूँ कृषि का स्थान। कृषि के बारे में जानते तो थे, लेकिन जो इसका अगर स्थान की बात करें तो कृषि का स्थान गौड़ था। मतलब ज्यादा उनका इंपॉर्टेंस नहीं देते थे वो, गौड़ था, ठीक है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे ये तो हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी चलती थी सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे पुरुष की ज्यादा चलती थी। वो एक कबीला का सरदार होता था, वही इसका प्रशासन वगैरह करता था। तो यहाँ पे क्या थी? पुरुष की प्रधानता थी, पुरुष की क्या थी? प्रधानता। उस वो ही सब कुछ देखता था, पुरुष की प्रधानता कह सकते हैं। ये पहला पॉइंट डाल दो, इसको दूसरा पॉइंट डाल दो। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात इन लोगों की, ये घोड़े से बिल्कुल परिचित थे।
ये घोड़े से बिल्कुल परिचित थे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हड़प्पाई जो लोग थे वहां पर घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पर घोड़े से ये लोग बहुत ज्यादा परिचित थे। घोड़ा ही इनका महत्वपूर्ण साधन के तौर पर कह सकते हैं। तो घोड़ा क्या था, इनका महत्वपूर्ण साधन कह सकते हो। घोड़े जो थे, घोड़े अधिक महत्व के थे, अधिक महत्व के थे। ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर से इनका पूरा फैक्चुअल डेटा हो गया, जो निवास, भाषा, काम धंधा क्या करते थे, पूरा ये थोड़ी डिटेल हो गई है। अगर हम बात करें जब ये भारत आ रहे थे, क्योंकि ये पशुओं को चराते हुए बहुत से ऐसे तो बहुत से पर्वत पार करते हुए आए, लेकिन जब ये भारत आए तब भारत कब आए तो हम बात करते हैं। जो भारत आए थे वो लगभग 1500 बीसी, मतलब 1500 ईसा पूर्व पहले, 1500 ईसा पूर्व पहले लगभग ऐसा बताया जाता है। और वही हम जानते हैं कि हमारे ऋग्वैदिक काल भी वही है। तो इसकी जो जानकारी भी हमें ज्यादातर मिलती है ना, वो ऋग्वेद हमारा जो प्राचीन ग्रंथ है उसी से ही मिलती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो भारत का जो आगमन था वो लगभग क्या था, भारत आगमन कब, लगभग 1500 बीसी या फिर ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, और जब जब भारत आ रहे थे तो सबसे पहले मध्य एशिया में पहुंचे, ईरान में पहुंचे। कहा, मध्य एशिया तथा ईरान। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद से, जो कि हम जानते हैं ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो ऋग्वेद में जो आर्य वर्ड का जो यूज हुआ है वो 36 बार हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार, ठीक है, 36 बार आया है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट, जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य है वो किसके द्वारा है, ऋग्वेद के द्वारा। तो यहां लिख देना, ऋग्वेद द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। ऋग्वेद द्वारा संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव। ठीक है, संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे ऋग्वेद की, तो जो ऋग्वेद है उसमें बहुत सी बातें कहां से ली गई हैं, कहां से, अवेस्ता से। अब जो अवेस्ता क्या है, तो जो अवेस्ता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद है वो हमारा जो है प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ऐसे ही ईरानी भाषा में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो अवेस्ता। तो अवेस्ता से ही बातें ज्यादातर ऋग्वेद में आई हैं। तो अवेस्ता, ऋग्वेद में अनेक बातें कहां से आई हैं, अवेस्ता से। अवेस्ता, अवेस्ता एक ग्रंथ है जो कि कौन सी भाषा में है, ईरानी भाषा में। ईरानी ग्रंथ कह सकते हो उसको। ठीक है, ईरानी ग्रंथ। अगर हम बात करें, जब ये आर्य लोग जब भारत में आ रहे थे तो इनको पश्चिम में, जैसे कि हमारे पता है भारत के पश्चिम में सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु इनकी जो नदी थी बहुत महत्वपूर्ण की नदी थी। इसके आसपास ही ज्यादातर आर्य लोग बसे हुए थे। तो जो सबसे पहले नंबर की जो नदी से जो परिचित थे वो थी सिंधु, सबसे महत्वपूर्ण नदी। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी पहले नंबर पे सिंधु। ठीक है, सबसे पहली नदी थी सिंधु। और जो दूसरी नदी, अगर इसमें हम बोलें, दूसरी थी सरस्वती नदी। सरस्वती, सरस्वती नदी, जिसको नदीतम कहते हैं। नदीतम, नदीतम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ नदी। नदीतम का मतलब होता है सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ नदी। तो यहाँ पे हमने बात की, भारत जब आ रहे थे जो आर्य लोग वो लगभग 1500 ईसा पूर्व में आ रहे थे। ठीक है, ऐसा हमें कहां से पता लगा था, ऋग्वेद से, जो कि हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे पुराना। तो मध्य एशिया में आए, उसको ईरान में आए,
तो ऋग्वेद में जो आर्य थे, आर्यों का जो बार-बार उल्लेख किया गया था वो समथिंग 36 बार उल्लेख किया गया था। उसमें ऋग्वेद द्वारा संस्कृत साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऋग्वेद द्वारा संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव मिलता है। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किससे है? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में अनेक बातें कहां से बोली गई हैं? अवेस्ता से बोली गई हैं। ईरानी ग्रंथ है, और जो नदी भी थी, सबसे महत्वपूर्ण नदी वो सिंधु थी। उसके बाद क्या थी? सरस्वती, जिसको नदीतम कहते हैं। नदीतम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ नदी। और जब ये आर्य का, मैं बता दूं, आर्य लोग जो थे वो धातु से परिचित थे। जो धातु थी वो कांच से यूज करते थे। इससे पहले हमने पढ़ा था जो हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा पढ़ा था। हड़प्पा भी कौन से संस्कृति की थी? कांस्य सभ्यता की थी। तो कांस्य जो बनता था वो किससे मिलके बनता था? तांबा और टिन से। और तांबा भी जैसे कि हमने हड़प्पा में पढ़ा था, तो तांबा कहां से मिलता था? राजस्थान की एक खैत्री खानों से। कौन सी? राजस्थान की खैत्री ताम्र खानों से। ताम्र मतलब तांबा, ठीक है। और जो टिन मंगाया जाता था वो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तो यहाँ पर भी जो तांबा जहां आर्य लोगों को मिलता था वो कहां से मिलता था? राजस्थान की खैत्री खानों से। और एक बात और, जो आर्य लोग आए थे तो सिंधु नदी के आसपास बसे हुए थे, जिसको हम सप्त सिंधु कह देते हैं, ठीक है। सप्त सिंधु जिसका मतलब होता है 7 नदियों का देश। सप्त सिंधु। आर्य लोग प्रथम कहां बसे? पहले सप्त सिंधु में। आर्य लोग, दिख रहा है? हाँ, आर्य लोग सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, ठीक है। ये पॉइंट, ये फैक्चुअल है, मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं इसलिए फैक्चुअल है, ये बात याद रखने योग्य है, ठीक है। सप्त सिंधु जिसका मतलब होता है 7 नदियों का देश, ठीक है। तो ये हो गया भारत आगमन तक, ये थोड़ा फैक्चुअल बातें हो गई। अगर हम बात करें, जो पहले जो आर्य जो आए हुए थे वो लगभग कितने ईसा पूर्व में आए हुए थे? 1500 ईसा पूर्व में। तो चलो इसको मिटा देता हूं, आज बात करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं 1500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? पहले वही कौन सा काल बताया जाता है? ऋग्वेदिक काल, जो कि हमारा प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। तो जो आर्य जो लोग थे, सबसे पहले जो आर्य थे वो कहाँ थे? ऋग्वैदिक आर्य, जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले जो आर्य थे उसको बोलते हैं ऋग्वैदिक आर्य। तो जो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले आर्य, सबसे पहले आर्य जो थे वो किस टाइम के थे? ऋग्वैदिक टाइम के। ऋग्वैदिक बोल सकते हो, ऋग्वैदिक आर्य कब आए थे? लगभग 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखो, जब आर्य जो लोग थे, हमें पता है मध्य एशिया से होते हुए, ईरान से होते हुए वो कहाँ पहुंचे? धीरे धीरे भारत के पश्चिम में पहुंचे, सिंधु नदी तक। जब वो भारत में जब एंटर हुए तो उनका जो पहले से भी यहाँ पे लोग रह रहे होंगे, तो जो लोग रह रहे थे वो कौन थे? दास और दस्यु। तो जब आर्य लोग आए तो उन्होंने उनसे युद्ध किया। ज्यादातर लड़ाइयां इनकी किस वजह से होती थी? क्योंकि ये थे पशुचारक, कृषि से, जमीन से इनको ज्यादा कोई मतलब था नहीं। तो ज्यादातर जो लड़ाइयां होती थी वो पशुओं को लेकर ही होती थी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जब जो आर्य लोग जब भारत में आ रहे थे तो पहले से यहाँ पे कौन थे? दास और दस्यु नाम के जो पहले से लोग रह रहे थे। दास और दस्यु, ठीक है। जैसे कि दास, एक राजा है दिवोदास, वैसे बता देता हूं, राजा है दिवोदास, जो कि भारत वंश का राजा है। भारत वंश का राजा कौन था? दिवोदास। तो उसके नाम में भी देखो दिवोदास, दास आ रहा है तो दास शब्द वहां से मिल गया। अब जो दस्यु है, तो आर्यों का दस्युओं से, ठीक है, आर्य जो लोग थे वो दस्युओं से लड़े थे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, भरत लिख ही देता हूं, भरत वंश, क्योंकि आप नोट्स क्रिएट करते जा रहे हो तो एक एक पॉइंट ऐसे लिख लेना कि अपन को याद रहे। भरत वंश के जो राजा थे वो कौन थे? देवोदास, ठीक है। देवोदास, वहां से ही कौन सा शब्द आया? दास शब्द आया।
दास शब्द आया। ठीक है, अब आए ये दस्युओं से लड़े। ठीक है, तो राजा दस्युओं से ये लड़े थे, तो आर्यों के जिस राजा ने दस्युओं को हराया उनको त्रिशदस्यु कहते हैं। तो यहां लिख देना, आर्यों के जिस राजा ने दस्युओं को हराया वह क्या कहलाए? त्रिशदस्यु। त्रिशदस्यु, ठीक है, त्रिशदस्यु, ठीक है, कहलाए। अब देखो, जो आर्य लोग जो थे, आर्यों के जिस राजा ने उन्होंने दस्यु को हराया वह त्रिशदस्यु कहलाए। तो आर्य लोग जो लड़ते थे, ज्यादातर जो क्रूर होते थे वो दस्युओं के लिए ही होते थे। क्रूर का मतलब कि बहुत ज्यादा घृणा करना, उनसे नफरत करना, मारपीट करना, लड़ाइयां ज्यादातर दस्युओं से ही होती थी। दास से बहुत कोमल थे, दास के प्रति वो कैसे थे? कोमल थे, मतलब उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे और काम से काम रखते थे, उनसे लड़ाइयां मड़ाइयां कुछ नहीं है। और जो ऋग्वेदिक में भी ऋग्वेद जो ग्रंथ है हमारा, उसमें भी दिखाया गया, दस्यु हत्या के बारे में बार बार दिखाया गया, क्योंकि दस्युओं से ही लड़ते थे, तो दस्यु हत्या के बारे में बार बार दिखाया गया। लेकिन दास हत्या का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो हो गया दास और दस्यु। जब भारत में पहले से लोग रह रहे थे तो उनसे इन्होंने लड़ाई करी और थोड़े जीतते गए, पशुओं के पीछे इन्होंने लड़ाई की। अब देखो हुआ क्या बाद में, बाद में क्या हुआ, ये अपने जब आर्य लोग आ रहे थे ना, तो आपस में भी ये लड़ने लगे, आपस में भी ये लड़ने लगे। तो क्या हुआ, तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं जनजातीय संघर्ष। मतलब जनजातीय संघर्ष का मतलब यह है कि आपसी लड़ाई, जनजातीय संघर्ष। जनजातीय संघर्ष, ठीक है, जनजातीय संघर्ष में मतलब आपस में ही लड़ लें। अब ये इनके पास जो हथियार थे वो हमें नहीं पता कि कैसे हथियार थे, हमें नहीं मालूम कि इनके पास कैसे हथियार थे। ठीक है, अच्छे थे या बुरे थे। लेकिन हाँ, जो आर्यों के जो दुश्मन थे, मतलब आर्यों के जो दुश्मन थे, तो इंद्र ने, भगवान जो इंद्र माने जाते हैं, तो इंद्र ने उनको बार बार उनको हराया, भगवान इंद्र ने बार बार हराया। तो उनको जो ऋग्वेदिक काल में जो बोलते हैं ना भगवान इंद्र को, वो क्या बोलते हैं? तो यहां लिखते हैं ना, आर्यों के शत्रुओं को, आर्यों के शत्रु जो होते थे, शत्रुओं को इंद्र ने, कौन? जो भगवान इंद्र थे, उनने, इंद्र ने बार बार हराया, बार बार हराया। और ऋग्वेदिक में जो ऋग्वेद ग्रंथ है उसमें इंद्र को क्या बोला गया है? पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। दुर्गों को तोड़ने वाला मतलब, दुर्ग क्या होते हैं? किले, किले को तोड़ने वाले, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली उनको बताया गया है। तो इसका मतलब जो ऋग्वेदिक में लिख देते हैं, ऋग्वेदिक में, यहाँ पर लिख दे ऋग्वेद में इंद्र को क्या बोला गया है? इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। दुर्गों मतलब किले, और ब्रैकेट में लिख देता हूं किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, अब देखो, अब ये बता दिया गया। अब जो बात आती है जहां पे आर्य लोग आए, उन्होंने भारत में पहले से जो लोग रहते थे उनसे लड़ाई की, उनसे जीते, और अपने जनजातियों में जब लड़े, मतलब आपस में भी ये लड़ने लगे। तो इनका जो मुख्य चीज क्या थी इनके पास, जो इनको युद्ध में सबसे ज्यादा कामयाबी दिला रही थी, वो थी अश्व चलित रथ। मतलब इनके पास घोड़े थे, तो घोड़े से जो रथ बना लिए जाते थे, महाभारत और रामायण में आपने देखे होंगे, तो वो ही सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंस थी उनकी, अश्व चलित रथ की। और इनके पास कवच भी थे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं आर्य जीतते गए। इनके जो क्या थे इनके पास? अश्वचलित रथ, अश्वचलित जो रथ थे बहुत
महत्व के थे। ठीक है, इनके पास कवच भी थे। क्या थे? कवच। कवच होते हैं, पहन लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं बर्मन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बर्मन। और इसके बाद कुछ अच्छे अस्त्र भी थे जो सॉरी, जो धातुओं से बनाए जाते थे। कोई कांस्य से बनाए गए या तांबे से बनाए गए, इसका कुछ प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन अच्छे खासे इनके पास अस्त्र थे। और जैसे कि हमने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्य लोग जब आ रहे थे तो इनको दो लोगों के साथ इनका संघर्ष हुआ। पहले लोग कौन से थे? पहले लोग थे जो भारत में पहले से रह रहे थे, दास और दस्यु। और दूसरा कौन थे? जो आपस में लड़ने लगे, मतलब जनजातीय संघर्ष जब इनका हुआ तो दो लोगों से इनका क्या हुआ? लड़ाई हुई। आर्यों के, और बताया जाता है जो आर्यों के जब आ रहे थे तो इनके कितने कबीले थे? 5 कबीले थे। आर्यों के 5 कबीले थे, जिनको क्या कहा जाता है? आर्य जन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं आर्यों के 5 कबीले थे। और कबीले को क्या कहा जाता है? जन। ठीक है, 5 कबीले थे, कबीले को जन कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कह देते हैं? पंचजन। पंचजन। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। और जो भरत, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ भारत नाम क्यों पड़ा, तो ये भरत वंश से आया था। भरत कौन था? वो कबीले का सरदार था। जो भरत था और एक था त्रिशु, वो इसी शासक वंश के क्या थे? शासक वंशक थे। भरत और त्रिशु कौन थे? दोनों वंशकों के समर्थन थे। भरत और त्रिशु दोनों वंशजों के, या फिर वंशों के लिख दो, दोनों वंशों के, सॉरी दोनों वंशों के समर्थक थे। ठीक है, अब जो भरत है, इसी के नाम पे ही भारत पड़ा। ठीक है, इसी के नाम पर ही भारत पड़ा। और जो भरत वंश का एक और बात है इसमें, जो भरत वंश का जो राजा था, जो था सुदास। ठीक है, उसका 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें 5 तो जो थे वो आर्य लोग ही थे और 5 दूसरे लोग थे। ठीक है, तो 10 लोगों के साथ इनका, 10 राजाओं के साथ क्या हुआ? एक साथ में भरत का जो, भरत वंश का जो राजा था सुदास, उसका 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध को कह देते हैं 10 राज्य युद्ध। क्या कह देते हैं? 10 राज्य युद्ध। तो यहां लिख देता हूं, दिख रहा है? हाँ, भरत वंश का राजा कौन था? यहां पर लिख देता हूं सुदास। ठीक है, सुदास का 10 राजाओं के साथ हुआ, जिसको हम क्या कह देते हैं? 10 राजाओं के साथ हुआ, जिसको हम कह देते हैं 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य, 10 राज्य युद्ध कह देते हैं। ठीक है, और जिस वाला सा बना लेना, 10 राज्य युद्ध कह देते हैं। और जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पुरुषणी नदी, लिख लेना, पुरुषणी नदी, जिसको हम आज की रावी नदी से जानते हैं। कौन सी नदी? पुरुषणी, जिसको हम आज भी रावी नदी से जानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल बातें हो गई। अब इसमें आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और कहानी सुन लो कि जो सुदास था, इसने 10 राजाओं से जीत गया था। अब जो राजाओं में से हारने वाला, राजाओं में एक था जो हार गया था, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, मतलब ताकतवर भी कह सकते हो उसको। मिटाल देता हूं पहले। जिसको एक राजा था, सॉरी, एक राजा था पुरुजन। ठीक है, जो हार गया था,
तो पुरुजन बहुत थोड़ा शक्तिशाली भी था, तो उसने क्या किया था, पुरुजन ने इसके साथ दोस्ती कर ली, ठीक है, और इन्होंने एक नया कुल बना दिया और उस कुल को कहते हैं कुरुकुल। क्या कह देते हैं, कुरुकुल। तो पुरुजन थे, पुरुजन कौन थे, हारने वालों में से, ठीक है, हारने वालों में से। इसने क्या कर ली, जो सुदास था, सुदास के साथ क्या कर ली, मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। पुरुजन ने सुदास के साथ मित्रता कर ली, जिससे उन्होंने एक नया कुल बनाया, जिससे एक नया कुल बनाया दोनों ने मिलके, जिसको क्या कह देते हैं, कुरु। याद रखना, पुरुजन और सुदास ने एक नया कुल बनाया जिसको कहते हैं कुरु। कुरु याद रखना, ये आगे इसकी एक इंपॉर्टेंट और बात बताऊंगा। कुरु कुल बनाया, ठीक है। तो यहां तक ये हो गया। अब बात करें भौतिक जीवन की, ठीक है, ये तो थोड़ी बहुत बात हो गई उसकी जनजातीय संघर्ष में, जनजाति आपस में लड़े और ऐसी ऐसी बातें इसमें हो गई। अगर हम इनके भौतिक परिवर्तन की बात करें, इनका भौतिक परिवर्तन कैसा था, तो आइए देखते हैं उसमें। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैसा कि हमें पता है इनके पास क्या थे, अश्वचलित रथ भी थे, घोड़े भी थे, धातुओं से तांबा या कांस्य से परिचित भी थे, और इनके पास बहुत अच्छे हथियार भी थे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो इनके पास क्या क्या थे, घोड़े थे, भौतिक परिवर्तन, भौतिक जीवन, सॉरी परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक जीवन, परिवर्तन कुछ नहीं होता, भौतिक जीवन इनका कैसा था, इनके पास घोड़े थे, रथ थे, घोड़े, रथ, कांसा या फिर तांबे के हथियार थे, अच्छे हथियार थे, अच्छे शस्त्र थे, ठीक है, बेहतर हथियार, इस, ठीक है, ये बात हो गई। अगर हम बात करें इस उपमहादेश में, जब ये आए, ये कहां पर आए थे, पश्चिम में, पश्चिम में आए थे, तो इसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं। तो इस महादेश में पश्चिम में आते समय, ये क्योंकि कहां से आए थे, यूरोप तरफ से आए थे, कहां मैं बता चुका हूं, ईरान से होते हुए आए। तो जब ये आए उस उपमहादेश के पश्चिम में आते समय, इनको जो तांबा मिलता था वो कहाँ मिलता था, राजस्थान की खैत्री खानों से, वही बात कर रहे थे हम, क्योंकि हमें बताया अच्छे हथियार बनाए थे, जब कुछ धातुओं से बनाए होंगे, तांबे से या कांस्य से, ठीक है। तो कांस्य भी किससे बनता है, तांबा। तो यहाँ पर तांबा एक इंपॉर्टेंट चीज है, तांबा धातु का खोज तो हो गई थी, मतलब पता तो लग गया था, तांबा तो हमें पता था, लेकिन जो हथियार बनाए गए हैं ये कांस्य के हैं या तांबे के हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, जब कांस्य में मैंने अभी बताया था, कांस्य में तांबा तो यूज होता ही है, तो तांबा तो मिलता ही था, और वो कहां से मिलता था, राजस्थान की खैत्री खानों से। लिख देते हैं, लिखना है तो, और वैसे मैं पहले लिखवा चुका हूं। और इसमें एक और चीज बात, ये खेती से परिचित थे, इनको सब ज्ञान था कि जब दावनी होती है, बीज दबाते हैं, बुवाई कैसे करना है, काटना फसल को कैसे, इनको सब ज्ञान था। और जहां पर जो पहले से भी लोग रहते थे, आर्यों के आने से पहले, दास और दस्यु वगैरह, तो उनको भी खेती का अच्छा खासा ज्ञान था, लेकिन ये खेती को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे आर्य लोग, ये केवल पशुचारक थे, पशुओं के लिए ही सब कुछ करते थे, और लड़ाइयां भी पशुओं के लिए ही करते थे। तो इसमें लिख देते हैं, खेती की जानकारी थी, जैसे कि खेती की जानकारी, ठीक है, जैसे कि दवाई, मतलब दबाना, बुवाई करना, बोना, ठीक है, और काटना, दावनी कह सकते हो, बोआना, दावनी, कटाई, और एक बात, इनको ऋतुओं के बारे में भी जानकारी थी,
मतलब कैसी गर्मी, सर्दी, बरसात इनके बारे में भी इनको जानकारी थी। तो यहाँ पे लिख देना। ऋतुओं के बारे में भी जानकारी थी। ऋग्वेद में गाय और सांड, ठीक है, ऋग्वेद में गाय और सांड के बारे में ज्यादातर चर्चा की गई है। तो इसका मतलब यह है कि आर्य लोग, इससे भी पता लगता है कि जो आर्य लोग थे वो पशुचारक ही थे। अगर हम बात करें लड़ाइयाँ की, जब जो लड़ाइयाँ भी होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ज्यादातर किसको लेकर होती थी? पशुओं को, या फिर कह सकते हो गायों को लेकर ही इनकी ज्यादातर लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, जो गाय है, गाय को ही सबसे ज्यादा उत्तम धन मानते थे कि यही है सब कुछ। ठीक है, अब जैसे कि पुरोहित लोग भी होते थे। कौन? पुरोहित लोग, जो सबसे ज्यादा राजा महाराजाओं को उपदेश भी दे देते थे, कि उनको बताते थे। पुरोहित जैसे कि ब्राह्मण कह सकते हो, ब्राह्मण भी एक पुरोहितों में आते हैं। वैसे बता देता हूँ, पुरोहित वो होते हैं 16 कैटेगरी में डिवाइड है। 16 कैटेगरी होती है पुरोहित की, जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो ब्राह्मण को ही देते हैं। तो पुरोहित थे, जब यज्ञ वगैरह करवाते थे तो पुरोहितों को भी दान दक्षिणा में हम क्या दे देते थे? हम मतलब आर्य लोग वो क्या दे देते? गाय दे देते, या फिर दासियां, दास, मतलब काम करवाने के लिए घर का, इसलिए ज्यादातर गाय भी दे देते थे। तो गाय को ही सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता था। और जमीन के पीछे ऐसा इनका कुछ वो नहीं था कि जमीन हड़पना है या फिर जमीन दान में दे देना है। ऐसा भूमि का कोई प्रमाण नहीं मिला है, और था भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर हमने यही देखा है कि वो पशुओं के बारे में, पशुचारक थे तो पशुओं के बारे में ज्यादा बातें करते थे। तो गाय सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस थी, तो गाय को इंपोर्टेंस दे रहे हैं, तो दान दक्षिणा में भी लोग क्या मानेंगे? गाय को ही तो मानेंगे। क्योंकि आजकल भी क्या होता है, जिस चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है तो लोग उसको मांगता है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। अब जिस चीज की इंपॉर्टेंस ही नहीं है और वो तुम दान में मांग रहे हो, तो कोई भी ऐसी दे देकर, ले यार ले जा, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, है ना। अगर किसी, आजकल इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसकी आप भी जानते हो? पैसे। आप जो तैयारी कर रहे हो वो पैसे के लिए तो कर रहे हो, और थोड़ा नाम हो जाए इसलिए कर रहे हो। ठीक है, तो पैसे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर लोग दान में, दक्षिणा में, आजकल भी देखा हो क्या मांगते हैं? पंडित लोग भी पैसे ही मांगते हैं। कभी ऐसा बोलते हैं नहीं मेरे को ये दे जाओ, ये मतलब कुछ ऐसा जो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कभी मांगते हैं क्या? नहीं, पैसे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पहले के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस रखती थी? गाय। तो गाय भी कैसे, गाय या फिर दास या दासियां काम करने के लिए, क्योंकि उनको काम करना है, तो इंपॉर्टेंस तो इनका है ना। तो पुरोहित लोग भी थे, तो वो ज्यादातर दान में भी क्या मांगते थे? गाय, दास, दासियां, तो यही दान में दिए जाते। तांबा और कांसा, मैंने बताया था अभी, कांसा और तांबा दोनों से ये परिचित थे। तो तांबा और जो कांसा था, तांबा और कांसा, इसको याद रखना, इसको बोला क्या गया है? इसको बोलते थे अयस। क्या बोला गया है इसको? अयस बोला गया है। ठीक है, गांव में और एक बात तो बता दूं, जो आर्य लोग जो थे वो गांव की सभ्यता मतलब अपनाते थे ज्यादातर। आर्य लोग जो थे जो गांव में ही रहते थे। लेकिन हमने पिछले वीडियो में देखा था, इससे पहले जो हड़प्पा के जो लोग थे, वो कैसी व्यवस्था थी वहां पे? नगरीय व्यवस्था थी, शायद ना। दो दुर्ग बने थे, एक में निम्न जाति के लोग रहते थे, एक में उच्च जाति के लोग रहते थे, मतलब अच्छे पैसे वाले। तो वो नगरीय व्यवस्था थी, अच्छा खासा था। वहां पर स्विमिंग पूल भी मिला है, अच्छा सीवेज सिस्टम भी था, नालियां थी। ठीक है, तो सब वो मतलब अच्छी नगरीय व्यवस्था थी। और लेकिन जो आर्य जो लोग थे वो ज्यादातर कहाँ थे? ज्यादातर क्या, वो गांव में ही रहते थे। अगर हम बात करें हरियाणा में, अगर इनके साक्ष्य की बात करें तो ये लिख लेना, हरियाणा में एक भगवानपुरा जगह है। हरियाणा में भगवानपुरा, भगवानपुरा कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, और पंजाब में तथा, साक्ष्य की बात करेंगे हम यहाँ, हरियाणा में कहां पर? भगवानपुरा में। और पंजाब में, पंजाब की 3 स्थलों की खुदाई हुई। ठीक है,
3 स्थलों की खुदाई हुई थी। हरियाणा में एक तो भगवानपुरा में हुई थी और पंजाब में 3 जगह पे खुदाई हुई थी। तो उसमें हड़प्पा संस्कृति के साथ-साथ हड़प्पा के टाइम पे जो मृद भांड थे, मतलब जो बर्तन थे जैसे, तो हड़प्पा के टाइम के साथ-साथ जे आर्य लोग जब आ गए थे तो वहां पर चित्रित धूसर मृद भांड भी मिले हैं। इस तरह की खुदाई में हड़प्पा कालीन, हड़प्पा के टाइम के मृद भांडों के साथ 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 चित्रित, चित्रित मतलब जिन पे चित्र बने हुए थे ऐसे मृद भांड। और धूसर, धूसर का मतलब होता है ग्रे कलर। कैसा कलर? ग्रे रंग। ठीक है। और मृद भांड जिसको हम कह देते हैं चित्रित धूसर मृद भांड को शॉर्ट फॉर्म में PGW। ठीक है, PGW। तो भौतिक जीवन इनका ये ऐसा ही था। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अब मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख दी है, वैसे तो मैं बता दिया है। अगर तुम्हें वीडियो में अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो उसको। अगर हम बात करें जनजातीय राज्य व्यवस्था की, जब जो आर्य लोग जब रहते थे तो इनकी जो राज्य व्यवस्था थी वो कैसी थी? ठीक है, कि जैसे कि आजकल जो राज्य व्यवस्था कैसी है, राज्य व्यवस्था क्या है आजकल तक, जो क्या है, लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री चुनते हैं मत से, वही पूरी सरकार चलाते हैं। तो उस टाइम पर तो कोई प्रधानमंत्री थे नहीं, तो उनकी जो राज्य व्यवस्था थी वो कैसी थी? ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं थोड़ी। जनजातीय राज्य व्यवस्था, जनजातीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, जनजातीय राज्य व्यवस्था। अगर हम प्रशासन तंत्र की बात करें यहाँ पे, अब प्रशासन तंत्र चलेगा जहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो प्रशासन तंत्र जो है वो कबीले के एक प्रधान के हाथ में होता था। एक कबीले बने होते थे लोगों के, तो उसका जो प्रधान होता है जिसको राजन कहते हैं। ठीक है, कबीले के प्रधान जिसको राजन कहा गया, मतलब राजा। तो इसका जो प्रशासन तंत्र था वो किसके हाथों में था? प्रशासन तंत्र किसके हाथों में था? कबीले के प्रधान, जो कबीले का प्रधान था, कबीले का प्रधान। कबीले का प्रधान कौन? जिसको राजन कहते हैं। ठीक है, जो राजन कबीले का प्रधान मतलब राजन, राजन कौन हुआ? राजा। तो यहाँ पर जो राजा के हाथ में, याद रखना, राजा के हाथ में कोई असीमित अधिकार नहीं थे। असीमित अधिकार का मतलब यह कि राजा पहले, अब पहले बाद में क्या हो गया था कि राजा के हाथ में असीमित अधिकार आ गए, वो चाहे वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे राजा के हाथ में कोई असीमित अधिकार नहीं थे। यहाँ पे कबायली में संगठन बने हुए थे, जैसे कि सभा, समिति, विदव, ये संगठन जो ग्रुप होते हैं ना, जैसे कि आजकल मंत्रालय में देखते हैं मंत्रिमंडल होता है, वही पूरी बात का चर्चा करती है कि आगे क्या होना है। जैसे कैबिनेट की बात करें हम, कैबिनेट की, तो वहां पर भी लोग चर्चा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो ऐसे उनकी संगठन बने हुए थे। तो संगठन, कबायली के संगठन जो थे, तो वो ही डिस्कस करते थे और वही क्या करते थे, उसी की सलाह पे राजा काम करता था। ठीक है, उसकी सलाह पे ही राजा काम करता था। तो यहां लिख देना दूसरा पॉइंट क्या है, कबायली संगठन, कबायली जो संगठन था, कबायली संगठन नौ से सलाह लेकर ही राजा क्या करता था, काम करता था। ठीक है,
और ऐसी एक सभा होती थी जिसका नाम आम सभा। आम सभा में एक समिति थी। क्या एक समिति? आम सभा थी जो क्या कहलाती थी? समिति। आम सभा जो समिति कहलाती थी, उस यही क्या करती थी? राजा का चुनाव करती थी। समिति, तो यहां लिख देना, यही क्या करती थी? राजा का चुनाव करती थी। हमारा राजा का चुनाव मतलब चुनती थी, राजा को चुनती थी। अब संगठन, जैसे मैंने यहाँ पे बात की कबायली संगठन, संगठन में अलग अलग संगठन बने हुए थे। जैसे कि संगठनों की बात करें तो संगठन जैसे कि 4 थे। एक थी सभा, एक थी समिति, एक थी विदथ, विदथ नाम की एक संगठन बना हुआ था, ठीक है, विदथ। और एक और जो थी वो था गढ़, ठीक है। तो ये 4 संगठन थे, सभा, समिति, विदत, गढ़। जैसे समिति राजा को चुनती थी कि कौन सा राजा बनना चाहिए, कौन सा नहीं बनना चाहिए। और इनमें कुछ संगठन में ऐसे भी थे जो कि सैनिक का पूरा काम देखते थे, ठीक है। और बात करें धार्मिक की, धार्मिक काम का भी इन संगठन में से कोई भी सभा, समिति, विदत या गढ़ कोई भी देखता रहता था। मतलब सभी के अलग अलग काम बटे हुए थे, वो अपना अपना काम करते थे। अगर हम स्त्रियों की बात करें, क्योंकि आजकल जो देख रहे हो स्त्रियों की हालत कैसी हो गई है, आजकल तो तब भी ठीक है, लेकिन बाद में जो बहुत पहले जैसे बात करें इसके बाद, जैसे ऋग्वैदिक काल में जब हम बात कर रहे हैं, अभी ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल से जब हम उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे, मतलब ऋग्वैदिक काल के बाद, तो महिलाओं की जो स्थिति होगी ना, वो बहुत गंभीर टाइप की हो जाएगी। उसको कोई अधिकार नहीं रहेंगे, मतलब उसको कोई समझेगा ही नहीं कुछ क्या है क्या नहीं, बस उसको केवल एक मात्र घर का काम करने योग्य समझा जाता था, ठीक है। लेकिन अभी स्त्री को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, ऋग्वैदिक काल में स्त्री को बहुत ही महत्व देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्त्रियां थी वो समिति जैसे सभा और विदत में भाग ले सकती थी। जो स्त्रियां थी सभा और विदत, ठीक है, सभा और विदत भाग लेती थी, ठीक है। सभा और विदत में भाग लेती थी, ये संगठन ही थे, इनमें भी भाग ले सकती थी। स्त्रियों को महत्व दर्जा, अच्छा दर्जा दिया जाता था। और जो राजा के भी कोई होंगे, जैसे कि सलाह देने वाले, जैसे कि राजा को सलाह देने वाले बहुत थे। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे वो थे पुरोहित। मैंने बताया ना कि पुरोहित बहुत ज्यादा उच्च मान लिए गए थे उस टाइम पे। पुरोहितों को ही दान दक्षिणा में बताया गया था कि गाय वगैरह सब देते, अभी बताया था। तो पुरोहित क्या थे, राजा को सबसे ज्यादा सलाह देते थे कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो पुरोहित कौन थे, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस वो ही रखते थे। अगर ऋग्वेद में मैं बात करें, ऋग्वेद में, ठीक है, 2 पुरोहित थे, एक थे वशिष्ठ और दूसरे थे विश्वामित्र, ठीक है। बात करते हैं पुरोहितों में, पुरोहितों में एक तो थे वशिष्ठ और दूसरे थे हमारे विश्वामित्र। नाम सुना होगा इनका आप लोगों ने, वशिष्ठ, एक विश्वामित्र। जो वशिष्ठ थे वो थे रूढ़िवादी, जो वशिष्ठ थे वो कैसे थे, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी। और जो विश्वामित्र थे वो थे उदारवादी। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, विश्वामित्र ने ही क्या किया था, गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो कि ऋग्वेद में, हमें पता है ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल। पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे पिछली वीडियो देख सकते हैं, हिस्ट्री की, इतिहास की पहली वीडियो। वहां पे सारे वेदों के बारे में बताया गया है, वहां से आपको बहुत मदद मिलेगी।
क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल जो हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें भी वेद ही है, ठीक है, 3 वेद, क्योंकि सबसे पुराना ऋग्वेद है और बाकी उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद सब उत्तर वैदिक काल के हैं। तो वहां पर देख लीजिए, वहां पर फैक्ट दिए हुए हैं किसने क्या था। तो यहाँ पे एक और बता देता हूँ, जो ऋग्वेद में है वो 10 मंडल है और 10 में से जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की जो रचना की थी विश्वामित्र ने, वो कहाँ पर है, तीसरे मंडल में है। तो याद रखना, विश्वामित्र इन्होंने क्या किया था, गायत्री मंत्र की रचना की थी। और यहाँ पे थोड़े से फैक्चुअल बात और बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे एक फैक्चुअल बात है, जैसे कि मैं बात करता हूँ चारगाह। चारगाह क्या होता है, जैसे चारगाह चारा चरने की जो जगह होती है आसपास, तो उसका कुछ, क्योंकि चारा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहां पर थोड़ा, क्यों, क्योंकि पशुओं पशुओं को क्या चाहिए, चारा चाहिए, क्योंकि पशु चारक तो थे, क्योंकि पशु बहुत महत्व के थे यहाँ के, तो चारा चाहिए, तो चारगाह का एक प्रधान बना दिया जाता था। तो चारगाह का जो प्रधान होता था उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, परिवार का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये फैक्चुअल बातें हैं, प्री में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं और अदर एग्जाम में भी, जरूरी नहीं है कि एमपीपीएससी में भी, ठीक है, यूपीएससी तक में ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि ये किसको बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, एक बार थोड़ा फैक्चुअल बातें लिख देता हूं मैं इंपोर्टेंट। अगर हम बात करें चारगाह का प्रधान, चारगाह का प्रधान, जो चारगाह होता है उसका प्रधान, जिसको हम क्या कह देते हैं, वाज्रपति, बस ये चीजें लिखना है। चारगाह का जो प्रधान होता है उसको वाज्रपति कहते हैं, और परिवार का जो प्रधान होता है, परिवार का प्रधान, उसको हम क्या कहते हैं, कुलपा, क्या कह देते हैं, कुलपा कह देते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक लड़ाकू जो टोली होती थी पूरे, उसका भी एक प्रधान होता था जिसको कहते हैं ग्रामणी, क्या कहते हैं, ग्रामणी। तो यहां पर लिख देना, लड़ाकू दल के प्रधान, लड़ाकू दल का जो प्रधान होता है उसको कहते हैं ग्रामणी, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रामणी। पहले छोटे, मतलब छोटा ही दल था ये, तो ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ये केवल छोटी लड़ाइयों में ये काम होता था, छोटी लड़ाकू टोलियों का ही वो रहते थे, केवल ज्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं थे। और बाय द वे ये सब बातों को मिलाकर बोला जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं थे। तो लेकिन जब बाद में क्या हुए, जब पहले तो ये घूमते फिरते रहते थे, क्योंकि पशुओं को चराते हुए पूरी एक जगह रुकते नहीं थे, मतलब अस्थायी थे, अस्थायी का मतलब एक जगह वो नहीं रुकते थे। धीरे धीरे जो स्थायी हुए, स्थायी का मतलब कि एक जगह रुके, वहां पे पूरे पशुओं को पालना चालू किया, आस पास को चरा लिया, खेती से भी थोड़ा बहुत चारा उगा लेते थे। जब ये स्थिर हुए ना, तो ये ग्रामीणी जो थे पूरे गांव का क्या बन गया, एक प्रधान बन गया, ठीक है। याद रखना, जब ये थोड़े स्थिरवादी हुए, स्थिरवादी मतलब एक जगह जब बस गए, तो ये ग्रामीणी ही पूरे गांव का क्या हो गया, प्रधान हो गया। फिर बाद में यही प्रधान जो ग्रामीणी था, बाद में ही इसको पूरी शक्तियां मिल गई। जो चारगांव का प्रधान कौन था, वाज्रपति था। तो ऐसे ही लास्ट में आके इसी को ही वाज्रपति बोलने लगे। बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, कि लड़ाकू दल का एक प्रधान था जिसको हम कहते थे ग्रामीणी। पहले तो ये कुछ ज्यादा इंपोर्टेंस का नहीं था, छोटी टोली थी, बस लड़ जाती थी जैसे ही थोड़ा काम आने पर, ठीक है। तो लेकिन जब ये थोड़े स्थिरवादी हुए, जब वो एक जगह बसे, तब ये ग्रामीणी ही बाद में क्या बन गए, पूरे गांव के मुखिया बन गए। जो ग्रामीणी थी पूरे गांव का मुखिया बन गया। मुखिया बनने के बाद फिर आगे चल के यही क्या हुआ, पूरे चारगाह का वाज्रपति कहलाने लगा, ठीक है। ग्रामीण चारगाह का पूरा वाज्रपति कहलाने लगा। अगर हम इसकी सामाजिक वर्गीकरण के बारे में बात करें, ये तो होगा जनजातीय राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था ऐसी थी, इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर हम सामाजिक वर्गीकरण की बात करें, समाज का जो वर्ग है, वर्गीकरण किया गया, मैं वैसे ही बता देता हूं। देखो, समाज का वर्गीकरण हमें पता है, ऋग्वेद में ही समाज को थोड़ा सा वर्गीकरण कर दिया गया था, जैसे कि कोई युद्ध करने वाला, कोई शिक्षा देने वाला, ठीक है, इस टाइप में, कोई व्यापार में करता था थोड़ा वैसे इसमें।
तो 4 वर्ड जैसे कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कौन-कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये समाज पूरा वर्णित हो गया था। इसकी थोड़ी डिटेल में आगे और चर्चा कर लेंगे कि क्या था, क्या नहीं था, कि वैश्य को क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, थोड़े से फैक्चुअल बातें हैं, वो हम देख लेंगे। तो अगर ऋग्वेदिक देवता की बात करें, ऋग्वेदिक देवता, ऋग्वेदिक काल के जो देवता थे, उनकी अगर बात करें, तो ऋग्वेदिक काल के देवता कौन? जैसे आपने सुने होंगे इंद्र, अग्नि, धौ, वरुण, ठीक है? पूषण, सुने नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, यही होते हैं और आगे बहुत भी होते हैं। मैं लेकिन इनकी बात क्या थी? इन्होंने ऐसे ही देवता क्यों माने? क्योंकि देखो, जैसे होता क्या है, रात हो रही है, तो इनको लगा यार ऐसा कैसे हो गया, रात हो गई। क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा था कि पूरी पहचान कर सके कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बारिश गिरने लगी, जो समझे यार ये क्या हुआ, ठीक है? तो एकदम जो चीजें होने लगी ना, तो इनने क्या किया, प्रकृति की जो चीजें थी, बस इन्हीं में से इनको भगवान मानना चालू कर दिया। जैसे अग्नि, आग कैसे उत्पन्न हो गई, तो सब चीजें इन्होंने मानना चालू कर दिया। जैसे कि अगर मैं देवताओं की बात करूं, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता यहाँ पे कौन से थे? भगवान इंद्र। इन्हीं को ही ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, दुर्गों को तोड़ने वाला, मतलब किलों को तोड़ने वाला। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे, वो थे हमारे इंद्र, ठीक है? उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो देवता हैं, वो हैं अग्नि, वरुण भी हैं, फिर तो और सारे, घौ, पूषण की बात करें तो पूषण भी हैं। अब ये देवता किस किस के हैं? जैसे कि इंद्र हैं, इंद्र क्या करते हैं? बारिश करते हैं, उसके देवता हैं। अग्नि है, देखो यहाँ पे अग्नि को देवता माना गया है। ये क्या करते हैं? मनुष्य और भगवान जो होते हैं और ऊपर, तो इन दोनों को बीच के माध्यम का काम करते थे। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं, अब जब हम हवन करते हैं तो हवन में दी हुई आहुति, वो भी अग्नि में देते हैं। तो वो क्या होती हैं? आहुति दिए हुए धुआं बन के ऊपर जाती हैं। तो उनका मानना है कि धुआं बन के ऊपर जाएंगे मतलब भगवान को मिलेंगे। यही हमारा जो संकेत है, जो हम देना चाह रहे हैं इसमें, वो भगवान को मिलेंगे, भगवान हमारी सुनेगा, ठीक है? तो एक कारण इसका ये भी है। तो अग्नि को भी ये भगवान मानते थे। वरुण मतलब पानी, जल, जल के देवता बोला गया है इनको। घौ, घौ होता है आसमान के देवता, ठीक है? आसमान के देवता। पूषण, पूषण भी अच्छे खासे इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पे। ये पशुओं के देवताओं को पूषण बोलते थे। जो पशुओं के जो देवता होते हैं उनको पूषण बोलते हैं। अब एक बात और फैक्चुअल इसमें बता दूं, जो ऋग्वेद में इनके लिए जो सूक्त हैं, मतलब जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, जैसे इंद्र के लिए मंत्र जो कहे गए हैं, तो इंद्र के लिए जो टोटल जो मंत्र हैं, वो कितने हैं? 250। कितने? 250 मंत्र या 250 ऋचाएं। ऐसे ही अग्नि के लिए कितने हैं? 200 मंत्र। तो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे वरुण के लिए 30 मंत्र हैं समथिंग। तो ये सबसे ज्यादा मंत्र किसके लिए? इंद्र के लिए, फिर अग्नि के लिए। मंत्र का मतलब जैसे कि हम मंत्र पढ़ते हैं, फिर आहुति देते थे, अनुष्ठान कर देते हैं। अनुष्ठान का मतलब जैसे कि पंडित लोग आपसे कुछ करवाते हैं ना, जैसे कि वो मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं कि यहाँ जल चढ़ाओ, यहाँ ये करो, तिलक लगाओ, तो इसी को कहते हैं अनुष्ठान, ठीक है? तो ये ऐसा है। इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं, अग्नि के लिए 200 मंत्र हैं। तो ये ऋग्वेद में बोले गए हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा पूरा आर्यों का आगमन तथा ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वेद के मैंने फैक्चुअल बातें बताई हुई हैं। आप एक बार फिर बोल रहा हूं कि प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार चेक कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जनपद तथा उनकी राजधानियां। वैसे मेरे को स्टार्ट करना था उत्तर वैदिक अवस्था, लेकिन हुआ क्या, अब मैं ज्यादा इसको डिस्कस करूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी खींची जाएगी। तो हाल के हाल में नेक्स्ट वीडियो में
इसको उत्तर वैदिक अवस्था, वैसे जनपद मेरे को बाद में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे केवल मैं बताने वाला हूँ आपको जनपद के नाम और राजधानियां। हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक अवस्था और जैन धर्म बौद्ध धर्म एक ही में हम उसको कवर कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे जनपद तथा उनकी राजधानियां। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो टोटल महाजनपद हैं वो कितने हैं, 16। ठीक है, जो पहला जनपद है, तो पहला जनपद कौन सा है, अंग। पहला जनपद है हमारा अंग। ठीक है, पहला जनपद अंग हो गया। और दूसरा जनपद है हमारा मगध, जिसको सब लोग जानते होंगे, ज्यादातर सुना भी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल यहीं पे था, मगध में सबसे पहले। तो तीसरा है काशी, इनकी राजधानियां मैं अभी लिख दूंगा, काशी। चौथा है वत्स। ठीक है, पांचवा है बज्जी। छठवा है कौशल। पांचवा अवंती। इसको इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दे देना, क्यों, क्योंकि एमपीपीएससी में तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि अवंती जो है वो मध्य प्रदेश में बनता पड़ता है। ठीक है, अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी दो राजधानियां, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं सभी के नाम बता देता हूँ आपको, जितने यहाँ तक आप पाएंगे, फिर उसकी राजधानियां थोड़े बहुत बचेंगे, उसको थोड़ी देर बाद बता दूँ। तो अवंती की बात करते हैं, अवंती। उसके बाद आया था मल्ल। ठीक है, मल्ल के बाद पंचाल। ठीक है, अगर हम राजधानियों की बात करें, तो अंग जो हमारा जनपद है, महाजनपद जो है, तो इनमें जो अंग है, अंग की जो राजधानी है वो है चंपा। अंग की राजधानी चंपा। और जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी, गिरि ब्रज या राजगृह। ठीक है, काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। क्या थी, वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। नाम थोड़े थोड़े सुने लग रहे होंगे, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी होगी, मैं जानता हूं। कौशाम्बी। बज्जी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली, या फिर विदेह कह सकते हो, या फिर मिथिला कह सकते हो। मतलब तीन अलग अलग। ठीक है, वैशाली, विदेह या मिथिला। ठीक है, अवंती, सॉरी कौशल की रह गई अभी, बज्जी की हो गई। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। कौशल, जो कौशल की राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। क्या थी, श्रावस्ती। इसकी इंपोर्टेंट है, अवंती की राजधानी थी हमारी, दो राजधानी थी, एक थी उज्जैनी और दूसरी थी महिष्मती। ठीक है, अवंती की कौन सी राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम उज्जैन, उज्जैनी या उज्जैन, और एक है महिष्मती। ये कहाँ पर पड़ता है, मालवा, याद रख लेना, मालवा में, मध्य प्रदेश में। जो मल्ल की राजधानी है वो थी कुशावती, कुशावती। ठीक है, पंचाल की राजधानी की बात करें, तो पंचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिष्ठत्र, या फिर कामपिल्य। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने हो गए, दो, चार, छः, आठ, नौ, बचे सात, तो सात और लिख देता हूँ। तो सभी की राजधानी होंगे, अंग की चंपा, मगध की गिरिब्रज या राजगृह, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, बज्जी की तीन राजधानी वैशाली, विदेह मिथिला, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन महिष्मती, मालवा में पड़ती एमपी में, मल्ल की कुशावती, पंचाल की अक्षित्र और काम्पिल्य। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये थोड़े। अब आगे की बात करते हैं। अगला है हमारा केदी। ठीक है, केदी एक महाजनपद, एक है कुरु।
ठीक है। राजधानी मैं अभी लिख दूंगा इनकी, चेदी, क्रू, मत्स्य, इसको आता है, मत्स्य, कंबोज, ठीक है, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, एक है अस्मक और एक है गांधार। अब चेदी, क्रू, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गांधार। अगर हम बात करें चेदी की, तो चेदी की है शक्तिमती, शक्तिमती, ठीक है। अगर हम क्रू की बात करें तो क्रू की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, क्या थी? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। अगर मत्स्य की बात करें तो मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी हमारी विराटनगर, क्या थी? विराटनगर, ठीक है। कंबोज की राजधानी थी हमारी हाटक, सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा, यूपी में पड़ता है, मथुरा कृष्ण की नगरी, ठीक है। अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटली और दो थी पोतन। देखो, अस्मक जो जनपद था, याद रखना, अस्मक जो जनपद था वो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, मतलब दक्षिण भारत में केवल एक ही जनपद था, सॉरी, वो था अस्मक। तो यहां लिख देना दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, ठीक है। गांधार की थी तक्षशिला, जो कि पड़ती है हमारी पाकिस्तान, याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये होगा 16 जनपद। और जो एक टॉपिक थोड़ा रह गया है वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी खींची जाएगी, उत्तर वैदिक अवस्था। तो दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं, और याद रहे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। हम चाहते हैं कि आपका ये पूरा क्रैश कोर्स जो है वो 2 महीने में खत्म हो जाए, ठीक से। ठीक है दोस्तों, हम अलविदा लेते हैं, बाय, टेक केयर।